All right. So in the last class we had discussed about the discharge of contracts, right? How the contracts will be discharged. Discharge का मतलब कैसे contract खत्म होगा, terminate होगा, end होगा, right? Then we also discussed कि अगर breach होता है contract के अंदर तो what are the remedies for the breach, right? क्या क्या remedy थी? Remedies for breach of contract. Number 1, damages, right? What kind of damages? Four type of damages. Number 1, ordinary damages. Ordinary damage के अंदर क्या होता है? Contract price minus market price, right? मैंने किसी के साथ डीलिंग की थी that I'll be providing software for let's say ₹50,000. सामने वाले ने मना कर दिया एट द एंड कि मुझे आपका सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए. मैं गई मार्केट के पास सेम सॉफ्टवेयर बेचने के लिए, उसने बोला कि 30,000 में लूँगा. 20,000 इज़ द ऑर्डिनरी डैमेज. इसी का काउंटर पार्ट होता है नॉमिनल डैमेजेस. अगर मैं सेम 50,000 का सॉफ्टवेयर बाहर बेचने जाऊँ और वो 45,000 में बिक जाए तो 5,000 आ रही नॉमिनल डैमेजेस, छोटा मोटा डैमेज, राइट? स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं? स्पेशल डैमेजेस आर द वंस जिसमें आपका प्रॉफिट एलिमेंट भी होता है. फॉर एग्जांपल मैंने बोला अगर आप मुझे रॉ गोल्ड ब्रिक्स या फिर गोल्ड कॉइन्स नहीं प्रोवाइड करोगे टाइम पे तो आई विल नॉट बी एबल टू मेक ज्वेलरी फॉर माई क्लाइंट्स. ज्वेलरी फॉर माई क्लाइंट्स नहीं बना पाऊंगी और मेरा उनके साथ जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट विल बी 20% लॉस्ट, राइट? तो दैट 20% इज द स्पेशल डैमेज. ठीक है, राइट? स्पेशल डैमेजेस तब पे होते हैं जब आपने पहले ही सामने वाले को बता दिया कि इफ़ यू विल नॉट बी फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम आई विल बी लूजिंग दिस मच प्रॉफिट. ठीक है, तो स्पेशल डैमेजेस. विंडिक्टिव या फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस व्हाट? बेस्ड ऑन द इमोशनल लॉस. यहाँ पर क्या होता है? बिकॉज द अमाउंट, बिकॉज द ऑर्डिनरी डैमेज इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द लॉस ऑफ द अदर, हेंस इमोशनल डैमेजेस पे करते हो. इसमें क्या होता है कि लेट्स से इमोशनल डैमेज हो सकता है आपका कि कॉन्ट्रैक्ट टू एक्चुअली डू व्हाट वाज ऑलरेडी अग्रीड, कि जो पहले अग्री हुआ था उसी को कंप्लीट करो. ठीक है. डिसऑनर ऑफ चेक डिसऑनर हो गया. छोटा सा अमाउंट है, सामने वाली पार्टी बहुत बड़ी है, हेंस उनकी फेम एंड व्हाट डू वी से इमोशनली दे आर डैमेज्ड कि हमारे पास पैसा था, वी आर अ बिग पार्टी, फिर भी हमारा चेक डिसऑनर हो गया. हेंस कोर्ट विल डिसाइड कि किसको कितना इमोशनल डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से पैसे देंगे. या फिर specific performance was also there, right? Damages के apart there is also specific performance remedy for breach. Specific performance में भी क्या होता है कि आपने जो पहले अग्री करा था कोर्ट बोलेगा वही करो, because any amount of damages is not equated to the loss that they have suffered. Hence specific contract is there, specific डैमेजेस आर देयर कि आपने जो पहले अग्री करा था वही कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा से करो, राइट? पेंटिंग बनाने का लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने पहले अग्री करा था पेंटिंग बनाओगे आप मेरी, उसने एंड में मना कर दिया. मैं कोर्ट के पास गई कि मुझे इमोशनल लॉस हुआ है, दिस पर्सन अग्रीड मेरे फर्स्ट बर्थडे पे ये करने के लिए, राइट? बट उसने नहीं किया, तो कोर्ट में आस्क दैट पार्टी टू डू द टास्क दैट वाज ऑलरेडी अग्रीड. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि कोई अमाउंट नहीं चाहिए मुझे वही चाहिए जो पहले अग्री हुआ था. ठीक है. कमिंग टू द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, हेडिंग डाल लो. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग 3 थिंग्स.
नंबर 1 बेलमेंट एंड प्लेज। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी गारंटी एंड एजेंसी। Starting with the first one, bailment and pledge. Indemnity and guarantee. INDEMNITY and guarantee. One second. बेलमेंट का मतलब है डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, डिलीवरी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, राइट। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 1 डिलीवरी, 2 स्पेसिफिक पर्पस। सेल एंड बेलमेंट में क्या फ़र्क है? दैट सेल के अंदर यू सेल द गुड्स इन रिटर्न फॉर मनी। बेलमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन माई वॉच टू द पर्सन टू रिपेयर इट, तो I have delivered the good for some specific purpose which is repairing of the watch. I have given my car for servicing, right? तो यहाँ पे purpose क्या है? Servicing. Delivery of car for the purpose of servicing, right? I have given a cloth to the tailor for him to stitch it, right? Delivery of cloth for the purpose of stitching it. दिस इज बेलमेंट। सेल के अंदर क्या हुआ? आपने कपड़ा बेच दिया, राइट, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। बार्टर में क्या होता है? आपने कपड़ा दे दिया इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट। बेलमेंट में आपने कपड़ा दिया, टेम्पररी पोजेशन दी, ओनरशिप नहीं दी, ठीक है। इसके अंदर कुछ पॉइंटर्स लिख लो। बेलमेंट के अंदर डिलीवरी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस कुड बी, पर्पस के अंदर ब्रैकेट में लिख लो रिपेयर, कॉमा, सेफ कस्टडी, कॉमा, समथिंग फॉर फाइनल टच। लेट्स से आपने फर्नीचर दे दिया पॉलिशिंग के लिए, फाइनल टचअप्स के लिए, राइट। क्लॉथ फॉर टेलरिंग एटसेट्रा, ब्रैकेट बंद। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रहती हूँ हिमाचल में, मैंने बोला कि मैं 3 महीने के लिए दिल्ली आ रही हूँ, ठीक है। दिल्ली आ रही हूँ तो मेरी जो कैटल है वो किसके पास रहेगी? तो मैंने पड़ोसियों को बोला कि कीप देम इन सेफ कस्टडी। मैं उनकी देख रेख में अपनी कैटल छोड़ के गई हूँ। आई विल बी पेइंग फॉर द मेंटेनेंस। और अगर मेरी काउ इज़ अ मिल्किंग काउ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी आपको पैसा मिलता है उस मिल्क से आप वो अपने पास रख लेना। आई विल नॉट बी पेइंग फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है, एनी ऑफ द टू, राइट। अगर मैं मेंटेनेंस का पैसा दे रही हूँ तो आई विल बी आस्किंग फॉर ऑल दैट मनी दे हैव गेन्ड फ्रॉम सेलिंग द मिल्क। अगर मैं कस्टडी का पैसा नहीं दे रही हूँ और उनको कोई रेवेन्यू जनरेट हो रही है मेरी कैटल से तो दे विल कीपिंग इट, ठीक है, सेफ कस्टडी, ओके। 2 पार्टीज होती है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, बेलर एंड बेली, राइट। हाउ डू यू रिमेंबर विच इज़ द ओनर एंड विच इज़ द पर्सन टू whom you have kept the goods? आप ओनर हो गाड़ी के और दूसरा पर्सन उस गाड़ी को रिपेयर कर रहा है, कौन क्या है? बेलर में ओ आ रहा है, हेंस ओनर ऑफ गुड्स,
एंड द अदर पार्टी इज द पर्सन जिसके पास गुड्स आर बेल्ड. Baler is the owner of the good and bailee is the person with whom the goods are bailed. ठीक है. Bailment का क्या पर्पस है? That you have to, bailee has to return, dispose the goods as per the direction of the bailer. Return or dispose the goods as per the directions of bailer. मैं 3 महीने के लिए गई थी बाहर, मैं 1 महीने में वापस आ गई, तो क्या वो कैटल अपने पास ही रखेगा? नहीं. बेलर आ गया टाइम पे, टाइम से पहले, तो बेलर जो बोलेगा बेली को वो करना पड़ेगा. ठीक है. मेरी वॉच 1 हफ्ते के लिए बोला था रिपेयर होने के लिए, 10 दिन लग गए. मैंने बोला नहीं, मुझे 1 हफ्ते में ही वापस चाहिए थी. आप 1 हफ्ता ख़त्म, आप मुझे गुड वापस करो. मैंने कोई एडवांस दिया है तो मुझे वापस मिल जाएगा. ठीक है. तो एज द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर, बेली हैज़ टू रिटर्न और डिस्पोज ऑफ द गुड्स. डिस्पोज इन केस बेलर सेज कि आप डिस्पोज कर सकते हो इसको, गुड को. सेकेंड हैंड कार मुझे चाहिए ही नहीं, आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दो, डिसमेंटल करके बेच दो. जो भी डायरेक्शन है बेलर की, दैट विल बी फॉलोड बाय द बेली. ठीक है. अब बेलमेंट के और पॉइंटर्स लिख लो. पर्पस इज प्रीडिफाइंड. पर्पस इज प्रीडिफाइंड, राइट. पर्पस जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, एनी कुड बी द पर्पस. नेक्स्ट पॉइंटर इसी के अंदर, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. Actual or constructive delivery of goods. Actual or constructive delivery of goods. Actual delivery क्या होती है कि आप गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके गए सर्विस सेंटर के पास, राइट. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? दैट इट इज़ नोन फ्रॉम योर कंडक्ट. लेट्स से मैंने अपनी वेयर हाउस की गाड़ी दे दी, वेयर हाउस की चाबी दे दी कि मेरे वेयर हाउस में 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों रिपेयर कर देना, दोनों की सर्विसिंग कर देना, राइट. तो दैट गिविंग ऑफ की इज़ द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी इज़ मैं खुद ड्राइव करके लेके जा रही हूँ सर्विस सेंटर में. कंस्ट्रक्टिव इज़ कंडक्ट से लग रहा है मेरे की आई एम गिविंग द गुड्स फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस. ठीक है. Next point, bailment deals with only movable goods. Only movable goods. Land property के regarding bailment नहीं होती. Only movable goods. Next, क्या? दैट इज़ लाइक रेनोवेशन के अंदर आप क्या कर रहे हो, मतलब फर्नीचर के रिगार्डिंग कुछ है, बेलमेंट आ सकता है. कोई भी उसके अंदर कोई मूवेबल आइटम्स को आप रिप्लेस कर रहे हो, मूव कर रहे हो, वो आ सकता है बेलमेंट के अंदर. मैंने किसी को ठेका दिया है कि ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर मुझे रेनोवेशन करनी है रिगार्डिंग दी फर्नीचर एंड ऑल, राइट. तो जो मूवेबल आइटम्स हैं सिर्फ वो बेलमेंट में आएंगे. यहाँ पे कोई मैंने बोला कि ये फर्नीचर है, चाहिए मुझे यही वुड, आप यही यूज़ करोगे, बट इसको पॉलिश कर देना, इसकी शेप लेट्स से इस तरीके से है तो इसको इतना काट देना, एंड उसके ख़राब हो गए हैं, दैट विल बी बेलमेंट. अदर थिंग विल नॉट बी बेलमेंट. क्या कराना है? तो दैट विल बी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, कि आप पेंटिंग का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, ठेका दे रहे हो, वो बेलमेंट नहीं है. that will be a separate contract. Indian Contract Act के अंदर that will be a contract. कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हो, किसी को पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो,
तो दैट विल बी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर अलग होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बेलमेंट के अंदर ही लिखो, मनी इज नॉट गुड्स, मनी इज नॉट गुड्स, मनी इज नॉट गुड्स। अब यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, money kept in bank account and money kept in locker of a bank, right? बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा रख रहे हो, राइट, आपके सैलरी क्रेडिट हो रही है, अकाउंट में जा रही है, तो जो, या फिर आप 10,000 रुपये बैंक में बोल रहे हो कि ये मेरे अकाउंट में डाल देना, तो क्या अगर आप वापस लेने जाओगे वो 10,000 रुपये, आपको सेम डिनोमिनेशन, सेम जो नंबर होता है, सेम अमाउंट, सेम चीज़ मिलेगी? नहीं। आपने 2-2 हज़ार के नोट दिए थे, आपको हो सकता है 500-500 के मिलें। लेट्स से 2,000 के नोट डिसकंटिन्यू नहीं हुए हैं इस टाइम पे, राइट? तो दैट विल नॉट बी बेलमेंट, राइट? दिस इज नॉट बेलमेंट। मनी केप्ट इन लॉकर, सेम डिनोमिनेशन मिलेगा, जितने आपने 500 के नोट रखे थे वही मिलेंगे, जो चीज़ें आपने रखी है सेम चीज़ मिलेगी, सेम नंबर से मिलेंगी, राइट? जिस हालत में रखा है उसी हालत में मिलेगा, तो दिस इज बेलमेंट। सेफ कस्टडी, राइट, उसका आप एनुअल चार्ज भी देते हो, तो दिस इज बेलमेंट। मनी केप्ट फॉर सेफ कस्टडी, दिस इज नॉट बेलमेंट, ठीक है। यह आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, राइट, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटीज ऑफ अ बेली। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, ड्यूटीज ऑफ अ बेली। नंबर 1, to take reasonable care of goods, to take reasonable care of goods, रीजनेबल केयर कि लेट्स से मैंने गाड़ी दी सर्विसिंग के लिए और वो गाड़ी को लेके चला गया चंडीगढ़, क्या ये रीजनेबल केयर हुई? नहीं, राइट? मुझे अगर पता लगता है कि मेरी गाड़ी में कुछ डेंट है, कुछ स्क्रैच है, कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी है जो कि सर्विसिंग से पहले नहीं थी, आई कैन फाइल अ केस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, ड्यूटी नॉट टू यूज़ गुड्स एज देयर ओन, ड्यूटी नॉट टू यूज़ द गुड्स एज देयर ओन। राइट, यहाँ पे अगेन सेम एग्जाम्पल, आप रीजनेबल केयर नहीं कर रहे हो, प्लस यू आर यूजिंग इट फॉर पर्सनल यूज़, नॉट अलाउड, राइट। अब आप लोग बताओ, लेट्स से गराज में गाड़ी है मेरी, सर्विसिंग के लिए गई है, 1 हफ्ता उसने टाइम बोला, 1 हफ्ता अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अर्थक्वेक आया, गाड़ी गॉट डैमेज्ड, किसकी गलती है? हु विल पे मी फॉर द डैमेजेस? बेली और नोबडी? एक्ट ऑफ गॉड है, हेंस बेली इज नॉट लायबल, राइट। सेकेंड केस, मेरी गाड़ी है उसके गराज में, गराज से गाड़ी चोरी हो गई, इन्वेस्टिगेशंस हुई, पता लगा कि गाड़ी गराज को लॉक ही नहीं किया गया था, किसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है ये? बेली। हु इज़ लायबल नाउ? बेली, ठीक है। अगर बेली की नेग्लिजेंस की वजह से कुछ गड़बड़ होती है मेरे गुड्स के अंदर, बेली इज़ लायबल, एक्ट ऑफ गॉड है, या फिर बेली ये प्रूफ कर देता है मैं तो ताला मार के गया था, इट इज़ थेफ्ट, नॉट अंडर माई कंट्रोल, देन ऑल्सो बेली विल नॉट बी लायबल,
ठीक है, अगला पॉइंट ड्यूटीज़ के अंदर ही, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। नॉट टू मिक्स द गुड्स, मिक्स नहीं करना है उसको अपने गुड्स के साथ, राइट। मैंने कैटल दिए, कैटल को अलग अलग रखो, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो मिक्स नहीं कर देना है अपनी कैटल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, 1 हफ्ते के लिए दी थी मैंने गाड़ी सर्विसिंग के लिए, 10 दिन हो गए, उन एक्स्ट्रा 3 दिन में कुछ गड़बड़ हुई, इवन इफ एक्ट ऑफ गॉड, कौन लायबल होगा? डेली, ठीक है। मैंने 1 हफ्ते के लिए दी थी गाड़ी, उसने बोला मुझे 3 दिन और चाहिए, मैं मना करती रही, उसने फिर भी अपने पास ही रखी गाड़ी। मैंने बोला मैं बाहर हूँ, गाड़ी मेरे घर पे भिजवा दो, उसने बोला नहीं 3 दिन और। उन 3 दिनों में कुछ गड़बड़ होगी, इवन इफ एक्ट ऑफ गॉड, बेली विल बी लायबल, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी, ड्यूटी टू डिलीवर द बेनिफिट अक्रूड, ड्यूटी टू रिटर्न द बेनिफिट अक्रूड। रिटर्न द बेनिफिट अक्रूड, कैटल दी थी मैंने, मैं 1 साल के लिए बाहर गई थी, राइट। काओ गेव अ बर्थ टू काफ, काफ किसकी प्रॉपर्टी है देन? मेरी। दैट बेनिफिट विल बी अक्रूड बैक टू मी, ठीक है। या फिर अगर मैं मेंटेनेंस दे रही हूँ अपनी कैटल का, एंड उस कैटल को काफ हुआ है, दैट काउ इज़ अ मिल्किंग काउ, उस मिल्क को बेच के वो कुछ पैसा कमा रहे हैं, दैट विल बी रिटर्न बैक टू मी, ठीक है। कोई अगर बेनिफिट अक्रू होता है आउट ऑफ एनीथिंग, मेरी गाड़ी में कुछ पैसे मिले, अक्रूड बैक, राइट। नेक्स्ट हेडिंग, ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर, नंबर 1, डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स। अगर मैं उसको कोई मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रही हूँ, वो अपनी तरफ से कर रहा है, या फिर मेडिकल कोई खर्चा आ गया है, राइट, कि काफ बीमार हो गई है, देयर इज सम मेडिकल इशू विद माय कैटल, पैसा जेब से दे रहा है बेली, राइट, उस केस के अंदर दैट बेली कैन डिडक्ट द अमाउंट जितना उसने खर्चा किया है, राइट, ठीक। क्या लिखा है मैंने? फॉल्ट, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स। अब मान लो मैंने कैटल अपनी सेफ कस्टडी के लिए दी है, कैटल के अंदर कुछ मेरे पास हॉर्सेस भी हैं, उनमें से कुछ हॉर्सेस आर वेरी लाइक विशियस इन नेचर, जिनको दे हैव टू बी ऑलवेज बी केप्ट इन, मतलब उनको बांध के रखना पड़ता है, उनको रूम के अंदर बंद करके रखना पड़ता है। पड़ोसियों ने ऐसा नहीं करा तो उन्होंने सारी की सारी फसलें ख़राब कर दी, राइट, जो भी उगा हुआ था उनके ऊपर चले गए, एंड देन दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, देन दैट बेली कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम मी। क्या आपने पहले क्यों नहीं बताया कि दीज थिंग्स आर ऑफ दिस नेचर, ठीक है। गाड़ी की ब्रेक फेल है, मैंने बोला कि इसमें बस आप इंजन चेक कर लेना, और मैंने ब्रेक के बारे में बताया ही नहीं है, राइट। उसने जो बोला ठीक कर दिया, टेस्ट ड्राइव के लिए गया, ब्रेक ही नहीं प्रेस हुई, कुछ डैमेज हो गया, तो आई डिड नॉट डिस्क्लोज दी फॉल्ट्स, बेलर ओनर डिड नॉट डिस्क्लोज दी फॉल्ट्स। तो अगर उसकी वजह से कुछ गड़बड़ होती है, आई
द बेलर विल बी लायबल। ठीक है, ओके। तो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन गुड्स, डिफेक्ट्स इन गुड्स। सेकेंड ड्यूटी, यहाँ पे आपका वाला पॉइंट आ गया, ड्यूटी टू रीपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। ड्यूटी टू रीपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। कुछ ओवर एंड अबव खर्चा हो गया है, काउ इज नॉट इवन अ मिल्किंग काउ, अपनी जेब से वो दे रहा है तो मैं उसको दूंगी फिर पैसा वापस। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। ड्यूटी टू रिसीव द गुड्स बैक, राइट। मेरा गुड है, मेरी ड्यूटी है उसको वापस लेना। अगर मैं वापस नहीं लेना चाहती, आई विल गिव डायरेक्शंस टू द बेली टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स। डिस्पोज कर दो, इनको बेच दो। ठीक है, अगर मैं पैसा नहीं पे करती हूँ, राइट, बेली कुछ टाइम के लिए अपनी कस्टडी में रखेगा। मैंने पैसा नहीं पे करा, उसने मेरी गाड़ी सर्विसिंग कर दी है, उसने मेरी कैटल की सेफ कस्टडी रखी है, एंड आई एम नॉट पेइंग अमाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ टाइम के लिए वो अपने पास रखेगा, मुझे वार्निंग्स देगा, मुझे नोटिस देगा, देन दे कैन यूज द गुड्स एज देयर ओन, राइट, एंड देन दे कैन इवन सेल द गुड्स। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग, राइट्स ऑफ बेली। राइट्स ऑफ बेली, नंबर 1, enforcement of bailers duties। enforcement of bailers duties, बेली will ensure कि बेलर अपनी ड्यूटी सारी कर रहा है। enforcement of bailers duties। second, right to deliver the goods to, right to deliver the goods to one of the several joint owners। right to deliver the goods to one of the several joint owners। several joint owners, गाड़ी दो लोगों के नाम पे है, किसी भी एक को वो वापस डिलीवरी कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने अगर आपको डिलीवरी करी है तो आप मुझे ही वापस करोगे। अनलेस एंड अनटिल देयर इज स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बेलर साइड कि मैंने दी है, मुझे ही वापस करना, किसी और को नहीं, देन दैट बेली कैन डिलीवर बैक द गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट ओनर्स। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन इसके अंदर लिखो, रिटेन द पोजेशन लियन का मतलब होता है रिटेनिंग द पोजेशन। रिटेन द पोजेशन till the debt is paid। till the debt is paid। retaining the possession, रिटेनिंग द पोजेशन, जो भी उसके पास गुड्स बेल हुए हैं उनका पोजेशन अपने पास रखना टिल द बेलर पेज फॉर देम। ठीक है, नेक्स्ट, राइट्स ऑफ बेलर। राइट्स ऑफ बेलर, नंबर 1 राइट, एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटीज।
बेलर विल इंश्योर कि बेली अपनी सारी ड्यूटी कर रहा है. सेकेंड, right to terminate the contract. Right to terminate the contract. Right to terminate the contract if Bailey does not fulfill his duties. Right to terminate the contract if Bailey does not fulfill his duties. ड्यूटी क्या, लेट्स से अनऑथोराइज यूज़. मैंने गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी, वो गाड़ी चलाने लग गया और ट्रिप पे निकल गए. राइट, अनऑथोराइज यूज़ है. ड्यूटी के उसने प्रॉपर अपनी ड्यूटी ऑफ टेकिंग रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, नॉट टू यूज़ द गुड्स एज देयर ओन, फुलफिल नहीं करी है. हेंस आई विल बी एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. बेलर विल बी एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. नेक्स्ट, right to demand the return of goods. Right to demand the return of goods anytime, anytime. राइट्स खत्म. नेक्स्ट हेडिंग, बेलमेंट के अंदर ही नेक्स्ट हेडिंग, ये सुन लो या तो. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. क्या पोजीशन होती है? फाइंडर इज अ बेलर और द बेली. आपको वॉलेट पड़ा हुआ दिखा, राइट, यू आर द बेलर और द बेली. बेली, राइट. आपके पास टेम्पररी पोजेशन में है गुड्स फॉर द सेफ कस्टडी टिल द ट्रू ओनर इज फाउंड. राइट, सो यू आर द बेली हेयर. ओके, तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ बेली एंड बेलर के लिए हमने अभी डिस्कस करी वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी. राइट, सेफ कस्टडी के लिए आप रख रहे हो गुड्स, आपके पास वो वॉलेट है या फिर आपके पास लेट्स से कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, किसी की गिर गई है एंड यू आर कीपिंग होल्ड ऑफ इट, यू विल बी गेटिंग रीइंबर्समेंट ऑफ दैट अमाउंट यू हैव स्पेंट इन फाइंडिंग द ट्रू ओनर. फुल अमाउंट नहीं, 2/3 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स अप टू, पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा. राइट, ऑफ कोर्स यू हैव ऑप्शंस. जब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड हम डिस्कस कर रहे थे कासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, 3 ऑप्शन थे आपके पास. राइट, लास्ट ऑप्शन वाज टू बी अ गुड सिटीजन एंड रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर. आप उसमें से पैसे लेके जेब में डाल सकते हो. हाँ, नहीं, सी अगर किसी को एक चीज़ है कि आप देख के जा रहे हो गिरा हुआ है, चले गए, नोबडी विल केयर. सेकंड चीज़, आपको गिरा हुआ दिखा, आपने पॉकेट में डाल लिया, यस, ऑफेंस है. अगेन अगर आप पकड़े जाते हो तो. राइट, तीसरी चीज़, बीइंग अ गुड सिटीजन, आपने सोचा कि चलो मैं इसको इसके ट्रू ओनर के पास दे के आऊँगा. देन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट जो हमने डिस्कस किया वो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, प्लेज. प्लेज, इसके अंदर लिखो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी. प्लेज के अंदर बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट
और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज अ प्लेज। आपने कुछ गिरवी रखा है, राइट, दैट इज द प्लेज्ड थिंग, mortgaged thing, so that is pledge, right? Performance of promise, pledge है आपका जो भी आपने, मैंने फ़ोन आपके पास रख दिया एज अ प्लेज्ड आइटम कि टिल द टाइम आई एम नॉट रिटर्निंग बैक द लोन दैट यू हैव लेंट मी, कीप दिस, तो दिस इज द प्लेज्ड आइटम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट। एजेंसी कर लेते हैं पहले, दैट इज एजेंसी। What is agency? There are two people in the contract of agency, agent and right. Principal is the person जो कि डायरेक्ट कर रहा है एजेंट को टू डू द टास्क फॉर सम क्लाइंट, राइट। प्रिंसिपल इज द पर्सन हु इज डायरेक्टिंग द एजेंट और एजेंट्स अंडर हिम टू डू द टास्क फॉर सम क्लाइंट। ठीक है, इसके अंदर लिखो principal has to be a competent party, principal has to be a competent party, principal has to be a competent party, agent could be anyone, agent could be anyone, प्रिंसिपल हैज़ टू बी ए कॉम्पिटेंट पार्टी, एजेंट कुड बी एनीवन। ये मैंने जब हमने कॉम्पिटेंस डिस्कस किया था, केपेबिलिटी ऑफ पार्टीज डिस्कस किया था, तब भी हमने ये बात पॉइंटर रखा था। फॉर ऑल द एक्ट ऑफ कॉम्पिटेंट एजेंट प्रिंसिपल इज लायबल, फॉर ऑल द एक्ट ऑफ कॉम्पिटेंट एजेंट प्रिंसिपल इज लायबल, फॉर ऑल द एक्ट ऑफ competent agent done beyond his authority, agent is liable. For all the acts of competent agent done beyond his scope of authority, agent is liable. प्रिंसिपल ने 2 काम करने को बोले थे, उसने 3rd and 4th एक्स्ट्रा कर दिया, तो 3rd और 4th के लिए एजेंट विल हिमसेल्फ बी लायबल, राइट। दूसरा केस, मान लो एजेंट माइनर है, सो फॉर ऑल द एक्ट ऑफ एजेंट done within and beyond his authority, principal is liable. For all the act of incompetent agent done within and beyond his authority, principal is liable, right? क्या मतलब हुआ इसका? माइनर ने कुछ, माइनर को बोला गया 1 और 2 टास्क करने के लिए, उसने 3 and 4 अपने हिसाब से कर दिए, 3 and 4 के लिए भी प्रिंसिपल लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पे एजेंट इज इनकॉम्पिटेंट पार्टी, नॉट एबल टू टेक रैशनल जजमेंट, हेंस प्रिंसिपल की अथॉरिटी, प्रिंसिपल की ड्यूटी है टू मेक श्योर कि एजेंट जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। समझ में आ रही है बातें, राइट। बट अगर एजेंट मेजॉरिटी पार्टी का है, मतलब माइनर एज का नहीं है, 18 से ऊपर एज का है, कॉम्पिटेंट है, केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ ठीक है, तब भी वो 2 एक्स्ट्रा काम खुद से कर रहा है, उसके लिए वो खुद लायबल होगा, क्योंकि दैट पर्सन इज एबल टू मेक रैशनल जजमेंट, उसने खुद से काम करा, मतलब कि अपनी अथॉरिटी के हिसाब से करा, उस 3rd and 4th टास्क के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। ओके
हाँ, ये है कि दिस इज़ अलाउड, कि एजेंट कुड बी एनीबडी। आप किसी चाइल्ड को भी जाके बोल सकते हो कि ये उसको जाके डिलीवर करके आओ। वो बीच में ही अपने पॉकेट में पैसा रख लेता है, तो एजेंट को फिर अब पकड़ा भी नहीं जाएगा। प्रिंसिपल की गलती है कि आपने उसको अपॉइंट ही क्यों किया है। ठीक, हाँ, लीगल नहीं है, मतलब इट इज़ इन द ग्रे एरिया, कि आप अपॉइंट ऑफ कोर्स करते ही हो, चाय के ठेलों पे भी कर ही तो रहे हो, राइट। एजेंट नहीं है, हाँ, वो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में भी नहीं है। राइट, 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 दैट कुड बी द एक्सप्लेनेशन टू योर पॉइंट, कि उसको सिर्फ बोला गया है कि लेट्स से ड्राइव करने के लिए भी नहीं बोला गया, उसको एज एन एजेंट रख दिया है कि आप इसकी डिलीवरी करके आओ, राइट। हैजार्डियस सब्सटेंसेस में वो नहीं है, राइट, उसको उसका पैसा भी मिलेगा, तब भी उस माइनर एजेंट ने कुछ और काम कर दिए 2 एक्स्ट्रा, तब उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। क्या, दोबारा बोलो। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके से बन सकता है, ओरल या रिटन। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी रिटन, बाकी के ओरली भी चल सकते हैं। अब आपके पास प्रूफ होना चाहिए अगर आपका ओरल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका पास रिकॉर्ड देखा रहा है कि आप कितने टाइम से उस एजेंट के साथ एंगेज्ड हो। अगर आप 2 साल से उस एजेंट के साथ एंगेज्ड हो, 10 लोगों को भी पता है कि हाँ ये इसके अंडर ही एजेंट है, तो उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी हाँ ये यही काम करता था, 10 लोग उसकी गवाही दे देंगे, राइट। अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, वेल एंड गुड, तो सब कुछ ऑन पेपर्स ही है। हाँ, आएगा अभी नहीं। एजेंट के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कंसिडरेशन इज नॉट कंपल्सरी। कंसिडरेशन इज नॉट कंपल्सरी, ये हमने कंसिडरेशन में भी डिस्कस किया था, राइट, कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन आर वैलिड। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, आपके लिए वो कुछ कर रहा है, आप उसको कुछ पे नहीं कर रहे हो, वैलिड होगा तब भी। फॉर ऑल द एक्ट्स इवन विदाउट कंसिडरेशन डन बाय द एजेंट, प्रिंसिपल इज लायबल। ठीक, नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग इज उसमें आ जाएगी आपकी इमरजेंसी वाली। क्रिएशन ऑफ एजेंसी नंबर 1, एक्सप्रेस बोथ द पार्टीज आर एक्सप्रेसली अग्रीइंग कि आप मेरे प्रिंसिपल हो, मैं आपका एजेंट हूँ, हमारा ये टास्क है, थिंग्स टू डू है, तो दैट इज़ अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, implied, implied implied के अंदर नंबर 1, एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय नेसेसिटी, implied। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल से आप कश्मीर कन्याकुमारी तक एप्पल्स लेके जा रहे हो,
रोडवेज के थ्रू। कुछ पर्टिकुलर NH थे जो कि बंद कर दिए गए हैं, तो आपको लंबा रूट लेके जाना पड़ा, बीच में इमरजेंसी भी हो गई, आप कॉल भी नहीं कर पाए, राइट। तो एजेंट ने अपनी प्रूडेंस, अपनी दिमाग लगाते हुए एंड प्रिंसिपल का लॉस बचाते हुए ये सोचा कि अगर मुझे 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे तो सेब खराब हो सकते हैं, इसलिए मैं बीच में ही बेच देता हूँ। उसने मुंबई में ही बेच दिए, ठीक है, बेच दिए। ये चीज़ें कम्युनिकेट हो नहीं पाई बेचने से पहले, एंड देयर वाज अ प्रॉपर रीज़न कि उसने ये आउट ऑफ इमरजेंसी क्यों किया। नंबर 1, कम्युनिकेशन वाज नॉट पॉसिबल। नंबर 2, ही डिड दिस क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव वे उसको दिखा नहीं, ठीक है। अगर उसने बीच में ही मुंबई में ही वो सेब बेच दिए टू प्रोटेक्ट दी टू लिमिट द लॉस ऑफ प्रिंसिपल, तो उसने ठीक काम करा है। दिस इज एजेंसी आउट ऑफ नेसेसिटी, राइट। इसके लिए भी प्रिंसिपल ही लायबल होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? लिख लो इसके अंदर कुछ। एजेंट विल नॉट बी लायबल फॉर एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी। Agent will not be liable for exceeding his authority in case there is a real necessity, in case there is a real necessity, comma, it was impossible to communicate, real necessity, comma, it was impossible to communicate with the principal, comma, agent did this with bona fide intentions, agent did this with bona fide intentions to protect the loss of principal. To protect the loss of principal, ठीक है। इम्प्लाइड के अंदर इन अगला लिखो। इम्प्लाइड का अगला इज एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, मान लो 2 लोग बात कर रहे हैं, राइट। 2 लोग बात कर रहे हैं, देयर इज अ थर्ड पर्सन हु स्टैंडिंग बिसाइड्स अस। मैं उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि ऑन पेपर शी इज़ नॉट माई एजेंट, बट मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि हाँ ये आपकी गाड़ी ले जाएगी, ठीक करवा के दे देगी, ठीक है। तो आई एम इम्प्लाइडली होल्डिंग आउट दैट शी इज़ माई एजेंट। थर्ड पार्टी क्लाइंट को लगेगा कि हाँ ये इसका एजेंट है, तभी तो इसको कम्युनिकेट करके टास्क दिया है, इवन इफ ऑन पेपर शी इज़ नॉट। तो इट इज़ अज्यूम्ड बाय द क्लाइंट दैट शी इज़ माई एजेंट, राइट। तो अब जो भी वो टास्क करेगी, पार्टी ख़त्म होने के बाद वो उसकी गाड़ी लेके चली गई, राइट, और वो सर्विस सेंटर में चली गई गाड़ी ठीक कराने के लिए, ठीक। इस केस के अंदर मैं उसको बाद में मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तीसरे बंदे के सामने खुद इम्प्लाइडली ये बताया है कि शी इज़ माई एजेंट, इवन इफ शी इज़ नॉट, ठीक है, ओके। इसके अंदर लिख लो principal is liable for the acts of agent. Principal is liable for the acts of agent if principal has induced the third party to believe, if principal has induced the third party to believe
that a person is their agent. A person is their supposed agent कर लो इसको. That the person is their supposed agent. ठीक है. Third, agency by ratification. Creation of agency by ratification. Ratification का क्या मतलब होता है? क्या होता है? Subsequently you are adopting the acts of agent. एजेंट ने मान लो इसने मेरे लिए आज कुछ किया, राइट? इसने बोला कि मैंने आपके लिए गाड़ी की गाड़ी के पीछे हम पड़ गए हैं, कुछ और बोल देते हैं कि मैंने आपके लिए होटल में बुकिंग कर दी है फॉर योर स्टे इन लेट्स से सम कंट्री. ओके, उसका काम नहीं है ये करना, बट उसने कर दिया. आफ्टर ही और शी हैज़ बुक्ड, मैं उसके एक्ट को रैटिफाई कर रही हूँ. आई एम सब्सिक्वेंटली अडॉप्टिंग द एक्ट्स डन बाय हिम, और मैं उसको पेमेंट दे रही हूँ, कमीशन दे रही हूँ. ठीक है, मेरा उसको कमीशन देना इज मी अडॉप्टिंग हिज एक्ट्स एज एन एजेंट. सब्सिक्वेंटली, पहले मैंने उसको नहीं बोला ये सब करने के लिए, उसने करा, और मैंने बाद में उसके एक्ट्स को अडॉप्ट करा है. ठीक है, तो I am subsequently, after that person has done something for me, I am subsequently adopting his acts and I am paying commission to him. कि अच्छा ठीक है ये लो. तो इससे ये पता लगता है कि I have ratified the acts of him as an agent. Ratification मतलब काम करने के बाद उसको adopt करना and then paying for it. ठीक है, इसके अंदर लिख लो. रैटिफिकेशन का मतलब ये है सब्सिक्वेंटली अडॉप्टिंग द एक्ट्स. इसके अंदर लिखो प्रिंसिपल अफर्म्स और अडॉप्ट्स. प्रिंसिपल अफर्म्स और अडॉप्ट्स. Acts of a particular person then he is said to have ratified the acts of the person as an agent, acts of a person as an agent, full stop, full stop. दूसरी चीज़ एक और हो सकती है कि वो मेरा एजेंट ऑलरेडी है, राइट? मैंने उसको टास्क 1 और 2 करने को दिए थे, उसने 3 और 4 भी कर दिए. 3 और 4 के लिए मैंने पेमेंट कर दी. That means I have affirmed the additional acts of the agent for which he was himself liable. But मैंने उसके लिए भी पेमेंट कर दी. चलो ठीक है, ठीक ही करा है. आउट ऑफ एमरजेंसी भी नहीं करा, आउट ऑफ नेसेसिटी भी नहीं करा, बट स्टिल आई अफर्म्ड द एक्ट्स क्योंकि मुझे ठीक लगा. मतलब मैंने उन 3rd और 4th टास्क की भी पेमेंट उसको कर दी. तो यहाँ पे भी एजेंसी बाय रैटिफिकेशन ही है कि 1 और 2 के लिए ही नहीं, मैंने 3 और 4 के लिए 1, 2, 3, 4 एक्ट्स, सारे एक्ट्स के लिए उसको अपना एजेंट माना है, और ऑल 4 एक्ट्स के लिए आई विल बी लायबल. नहीं, RATI. ठीक है, रेक्टी नहीं.
रेक्टिफिकेशन नहीं, रैटिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन तो होगा आप उसको ठीक कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, हाँ, ओके। तो यू हैव रैटिफाइड द एक्ट्स। नंबर 1, आप किसी को एजेंट बना रहे हो, उसको ये बोल के उसने मेरे लिए बुकिंग कर दी, कमीशन दे दिया, रैटिफाइड द एक्ट्स, उसको एजेंट बना दिया। सेकंड, वो ऑलरेडी एजेंट है, एक्स्ट्रा एक्ट्स के लिए उसको पेमेंट कर दी, अफर्म कर दिए उसके एक्ट्स, अडॉप्ट कर लिया उसका एक्स्ट्रा काम, पेमेंट कर दी, तो आई हैव रैटिफाइड हिज एजेंसी, एक्सटेंडेड एजेंसी। क्रिएशन समझ गए? क्रिएशन से क्वेश्चन आ जाता है। एजेंसी के अंदर अभी और भी है, एक लैटिन फ्रेज लिख रही हूँ मैं, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। इसका मतलब है अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि आपने अपना काम करवाने के लिए किसी और को बोल दिया, यू हैव डेलीगेटेड योर अथॉरिटी, ठीक है। सारा काम आप खुद तो नहीं करोगे एज अ प्रिंसिपल, सो यू हैव अपॉइंटेड एजेंट्स, यू हैव डेलीगेटेड द टास्क्स टू देम। अब क्या एजेंट अपने अंडर और एजेंट रख सकता है? इसके अकॉर्डिंगली नहीं। According to this phrase, a delegate, that is an agent, cannot further delegate his duties to other people, right? But इसके exceptions है। Exceptions कि हाँ agent can delegate, agent can appoint sub agent, right? First, when principal has expressly agreed, when principal has agreed, how? Expressly या फिर impliedly? when principal has agreed कि ठीक है आप अपने अंडर रख लो एक सब एजेंट, मुझसे एजेंट ने पूछा, मैंने उसको परमिशन दी, एक्सप्रेसली आई हैव अग्रीड। सेकंड, एजेंट ने अपने अंडर एजेंट रख लिया, सब एजेंट, मुझे दिख रहा है कि कोई और उसका काम कर रहे हैं, 2 लोग उसने अंडर अपने रख लिए हैं, राइट, और मैं उसको मना भी नहीं कर रही, मैं तब भी उनको पेमेंट कर रही हूँ, मतलब इम्प्लाइड रैटिफिकेशन कर दी मैंने उसके बियॉन्ड अथॉरिटी वाले एक्ट की, ठीक है। Second exception, when it is the ordinary custom to appoint sub-agents. When it is ordinary custom to appoint sub-agents, third, in case of unforeseen circumstances. ये इस पर्टिकुलर फ्रेज के एक्सेप्शंस हैं। इसके अकॉर्डिंगली एन एजेंट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट टू सब एजेंट्स, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि कुछ केसेस के अंदर, एक्सेप्शंस के अंदर एजेंट कैन डेलीगेट, वो अपना अंदर सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। प्रिंसिपल अगर ओके है तो क्यों नहीं कर सकता, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, राइट।
कोई इमरजेंसी सिचुएशन है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैंने किसी और को दे दिया एंड आई एम एबल टू एक्सप्लेन दैट इमरजेंसी सिचुएशन टू प्रिंसिपल, तो भी कर सकते हो। ऑर्डिनरी कस्टम, इट इज़ ऑर्डिनरी कस्टम कि मैं अपने अंडर ब्रोकर्स अपॉइंट करूँगी। मुझे घर बेचना है, फ्लैट बेचना है, मैं अपने अंडर ब्रोकर्स अपॉइंट करूँगी ही। इट इज़ ऑर्डिनरी कस्टम। हर जगह ब्रोकर्स होते ही हैं अलग अलग प्रॉपर्टी डीलर्स के, राइट। तो इट इज़ ऑर्डिनरी कस्टम, राइट। ब्रोकर्स के अंडर भी कुछ लोग होते हैं कि हाँ देर आर सम पीपल हु आर हेल्पिंग देम, तो इट इज़ ऑर्डिनरी कस्टम इन सम केसेस टू अपॉइंट सब एजेंट्स। वहाँ पे आपको प्रिंसिपल की भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं कि मैं काम नहीं कर पाई, मुझे अपने अंडर किसी और को रखना पड़ा, प्रिंसिपल ने समझी मेरी सिचुएशन एंड ही इज़ ऑल्सो ओके, ठीक है। तो इन केसेस के अंदर एजेंट कैन अपॉइंट अ सब एजेंट, ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट रखती हूँ, राइट। आप अपने अंडर किसी और को रख लेते हो बिना मेरी नॉलेज के, दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। मैंने आपको मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, राइट, सर्वे करने का प्रोजेक्ट आया कि बैंकिंग सिचुएशन आप पता करो कि किस तरीके से क्या क्या एफडी, आरडी या फिर कितने इंटरेस्ट पे क्या क्या पॉपुलैरिटी है इन सब चीज़ों की। मैंने बोला मैं कहाँ से बैंक से भरवाती फिरूँगी या फिर लोगों से भरवाती फिरूँगी, मैं अपने अंडर एक रिसर्च असिस्टेंट रख लेती हूँ। फंडिंग तो मुझे मिल ही रही है ICSSR से, लेट्स से, राइट। अब उस रिसर्च असिस्टेंट ने भी अपने अंडर किसी और को रख लिया, मैंने उसको उसकी कैपेबिलिटीज़ के लिए रखा है, राइट, उसको इंटरव्यू करके रखा है। दैट पर्सन कैन नॉट अपॉइंट एनी अदर पर्सन हु इज़ नॉट इवन केपेबल। उसने अपने घर वाले लोगों को बोल दिया कि आप कर लो ये काम, मैं पैसे आपको दे दूंगा। अब दे आर नॉट द ऑथराइज पीपल हु आई हैव अपॉइंटेड, राइट, तो ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। दो लाइनें लिखना, एक लाइन लिखो। Sub agent is responsible to the agent. Sub agent is responsible to the agent, not to the principal. Not to the principal. सब एजेंट के लिए तो उसका एजेंट ही प्रिंसिपल है, ठीक है। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट, नॉट टू द प्रिंसिपल। अगला पॉइंट, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट टू द प्रिंसिपल। अगर लीगली अपॉइंट हो रहा है सब एजेंट, तो सब एजेंट के एक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एजेंट। और एजेंट किसको रिपोर्ट कर रहा है? प्रिंसिपल, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रिंसिपल इज बाउंड टू थर्ड पार्टीज। प्रिंसिपल इज बाउंड टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट एंड सब एजेंट। Principal is bound to third parties for the acts of agent and sub-agent. ओके, थर्ड पार्टी को तो प्रिंसिपल पता है ना,
उसके अंडर कौन अपॉइंटेड है वो तो नहीं पता, तो थर्ड पार्टीज तो डायरेक्टली प्रिंसिपल को ही बोलेंगी। हेंस फॉर द थर्ड पार्टीज, फॉर द क्लाइंट्स, प्रिंसिपल इज लायबल, आंसरेबल फॉर द एक्ट्स डन बाय एजेंट एंड फॉर द एक्ट्स डन बाय द सब एजेंट। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर आप बिना परमिशन के अपॉइंट करते हो सब एजेंट को तो क्या होगा, अब वो लिख लो। ये तो था आप परमिशन के साथ अपॉइंट कर रहे हो, बिना परमिशन के कर रहे हो तो नंबर 1, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट, नॉट टू द प्रिंसिपल। अगला, प्रिंसिपल इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, प्रिंसिपल इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, प्रिंसिपल इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, क्योंकि प्रिंसिपल को पता ही नहीं है सब एजेंट भी है, राइट। यहाँ पे बिना परमिशन के सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया गया है, तो प्रिंसिपल तो सब एजेंट की जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, विदाउट परमिशन के अंदर, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, agent is responsible for the acts of sub agent to the principal and to the third parties. Agent is responsible for the acts of sub agent to the principal and to the third parties. इस केस के अंदर हमने क्या करा था, that principal is liable for both the acts to the third parties. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसने बिना परमिशन के अपॉइंट किया है सब एजेंट, हेंस एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट टू द थर्ड पार्टीज। प्रिंसिपल बोलेगा मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल, यस यस यस, तब भी प्रिंसिपल विल बी लायबल, क्योंकि माइनर जो भी एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट विद एन अथॉरिटी, बियॉन्ड अथॉरिटी, सब के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। एक सेकेंड, दोबारा बोलो। सब एजेंट कोई एक्ट कर रहा है जिसके बारे में एजेंट को नहीं पता, एंड द सब एजेंट इज इलीगली अपॉइंटेड। ओके, एजेंट होगा। ऊपर वाला पॉइंट देखो, लीगली अपॉइंटेड के अंदर सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट, क्योंकि इसके लिए तो यही प्रिंसिपल है। तो आप इसको एज अ प्रिंसिपल और एजेंट रखो। अगर ये कुछ बियॉन्ड अथॉरिटी कुछ करता है, हिमसेल्फ लायबल, बियॉन्ड अथॉरिटी कुछ करता, विद इन अथॉरिटी कुछ करता है, एजेंट लायबल। समझ रहे हो? हाँ, लीगली अपॉइंटेड है, ठीक है, बट प्रिंसिपल इज आंसरेबल टू द थर्ड पार्टीज, क्योंकि किसी को सब एजेंट उसके अंदर कितनी लेयर्स है नहीं पता, आप तो कंपनी को स्यू करोगे ना, राइट? तो प्रिंसिपल इज आंसरेबल, बट एक्ट कौन कर रहा है? सब एजेंट। उसकी सैलरी काट दोगे, उसका कमीशन रोक दोगे, राइट? हाँ, ओके, लीगली अपॉइंटेड, नॉट लीगली अपॉइंटेड। अगला पॉइंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट।
सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि इस एजेंट की बजाय कोई और काम करेगा, राइट? तो द ओरिजिनल एजेंट इज आउट ऑफ द पिक्चर, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच होगा जो भी होगा। द ओरिजिनल एजेंट जिसको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ने सब्स्टिट्यूट किया है, तो द ओरिजिनल एजेंट इज आउट ऑफ द पिक्चर, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ही काम करेगा। सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में फ़र्क है। सब एजेंट अपना काम डेलीगेट कर रहा है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक सब्स्टिट्यूट है टू द ओरिजिनल एजेंट, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग, ड्यूटीज ऑफ एजेंट। ड्यूटीज ऑफ एजेंट, नंबर 1, छोटे छोटे हैं, समझ में आ जाएंगे। नंबर 1, फॉलो प्रिंसिपल्स डायरेक्शंस, फॉलो प्रिंसिपल्स डायरेक्शंस। नंबर 2, अप्लाई ड्यू डिलिजेंस, अप्लाई ड्यू डिलिजेंस मतलब नेग्लिजेंस नहीं करना है, रीजनेबल केयर एंड स्किल के साथ काम करना है। जो आपको आपकी स्किल देख के आपको रखा गया है, उस स्किल को यूज़ करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटी टू कीप अकाउंट ऑफ ऑल द मनी रिसीव्ड, ड्यूटी टू कीप अकाउंट ऑफ ऑल द मनी रिसीव्ड। जितना भी पैसा उसको मिला है क्लाइंट से, वो उसका हिसाब रखेगा एंड देन उसको वापस करेगा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल विल पेइंग द कमीशन, या फिर जो भी उनकी प्री कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगी। अपने आप एजेंट पॉकेट में पैसा नहीं डालेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटी टू कम्युनिकेट, ड्यूटी टू कम्युनिकेट इमरजेंसी सिचुएशंस में अलग बात है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए प्रिंसिपल को, हेंस यू टुक सम एक्शंस ऑन योर ओन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ प्रिंसिपल, तब ठीक है। बट इन ऑल द अदर केसेस इट इज़ योर ड्यूटी एज एन एजेंट टू कम्युनिकेट टू द प्रिंसिपल। सारी चीज़ उससे उसको बताना, कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है तो उससे पूछना। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, ड्यूटी नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, ओके? समझ रहे हो बातें? सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना है, जितना उसका, क्योंकि कमीशन फिक्स्ड है एजेंट का, दैट इज़ देयर सैलरी, दैट इज़ देयर कमीशन, दैट इज़ व्हाट दे गेट फॉर द एक्ट्स डन एज एन एजेंट। आप क्लाइंट से एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। नेक्स्ट, ड्यूटी टू टर्मिनेट एजेंसी, terminate agency on principal's death or insanity. Sorry, on principal's death or insanity.
प्रिंसिपल ही नहीं है तो एजेंट किसका होगा? ठीक है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ एजेंसी। ड्यूटीज हो गई, राइट्स लिख लो। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन एज अग्रीड। Right to receive remuneration as agreed. Remuneration could be anything, fixed pay, commission, anything that is agreed pre-hand. Next, right of retainer. Right of retainer, right of retainer, इसके अंदर क्या होता है कि मान लो प्रिंसिपल आपको पैसा नहीं दे रहा है एज एन एजेंट, तो जो भी आपने पैसा कमाया है फ्रॉम द क्लाइंट, यू कैन कीप योर पार्ट, राइट। प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली मना कर दिया कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं लिखा है कि पैसा मिलेगा, तो ठीक है, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। सेकेंड चीज़, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि पैसा मिलेगा, जितना मिलेगा वो भी स्पेसिफाइड है, बट प्रिंसिपल दे नहीं रहा है, देन द एजेंट कैन कीप द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट एज देयर सैलरी, एज देयर रेम्यूनरेशन, एज देयर कमीशन, जो भी अग्री किया है। ठीक। नेक्स्ट, राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन, लियन होता है कि जो भी गुड्स इन्वॉल्व हैं आप वो अपने पास रख ले रहे हो, जब तक पैसा नहीं मिलेगा आप गुड्स आगे दोगे ही नहीं। यहाँ पे आपने पैसा रखा है, यहाँ पे आपने गुड्स रखे हैं, ठीक है। जो भी आपको ट्रांसफ़र करने को बोला है, आपको बोला है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एप्पल्स दो, तो आपने उतने वर्थ एप्पल्स अपने पास रख लिया और उसको बेच के आप अपनी पॉकेट में पैसा डालोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने सारे एप्पल्स बेच दिए और आप पैसा उतना रख रहे हो, तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे आप गुड्स रख रहे हो, यहाँ पे आप पैसा रख रहे हो, ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट, रिसीव कॉम्पेंसेशन फॉर injuries sustained due to principal's neglect. Compensation for injuries sustained due to principal's neglect. Due to principal's neglect. अब रिमेंबर एग्जाम्पल, रोड ब्लॉक हो गया था, लैंडस्लाइड हो गया था, आप वो NH ले ही नहीं सकते थे, आपने कॉल करा, प्रिंसिपल ने बोला नहीं उधर से ही जाओ, राइट। अब आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगी इफ़ यू आर इंजर्ड। नेक्स्ट, स्टॉपिंग गुड्स इन ट्रांजिट। Stopping the goods in transit. प्रिंसिपल से मेरी बात हुई, प्रिंसिपल ने बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, गुड्स ऑन द वे हैं, ऑन द वे आप गुड्स को रोक सकते हो, बेच सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो टू गेट द मनी बैक, ठीक है। अब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट हो गए, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल ऑपोजिट हैं। जो राइट है एजेंट का वो ड्यूटी है प्रिंसिपल की, जो ड्यूटी है एजेंट की वो राइट है प्रिंसिपल का, ठीक है। तो उसको लैंग्वेज चेंज करके वही चीज़ें हैं। राइट्स ऑफ प्रिंसिपल आर द ड्यूटीज ऑफ एजेंट, ड्यूटीज ऑफ एजेंट आर द राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, समझ गए।
तो बस आपको लैंग्वेज चेंज करके लिखनी है वो। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हेडिंग, टर्मिनेशन बाय अग्रीमेंट। सबसे पहला टर्मिनेशन का मतलब है आप एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हो, एंड कर रहे हो, टर्मिनेट, राइट। किस तरीके से एंड कर सकते हो? नंबर 1, बाय अग्रीमेंट। नंबर 2, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। रिवोकेशन बाय एजेंट। रिवोकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने, प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था एजेंट के साथ, 3 महीने का ही करना है, बाकी के 3 महीने नहीं करना है, तो प्रिंसिपल ने ही रिवोक कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को। अगर उस रिवोकेशन के चलते एजेंट को कोई लॉस होता है, प्रिंसिपल हैज़ टू पे। ओके। रिवोकेशन बाय एजेंट, एजेंट ने मना कर दिया कि आपने मुझे 6 महीने के लिए अपॉइंट किया था, मैं 2 महीने ही काम करूंगा, उसके बाद मैं नहीं काम करूंगा। एजेंट ने मना कर दिया। कोई अगर लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है प्रिंसिपल को, एजेंट हैज़ टू पे। नोटिस पीरियड होता है, दैट इज अ केस ऑफ आप मना कर रहे हो तो आपको अब नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, टर्मिनेशन बाय completion of contract, termination by completion of contract, termination by completion। कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था एजेंसी का, 6 महीने ख़त्म हो गए, या फिर पर्पस ख़त्म हो गया, 6 महीने ख़त्म नहीं हुए, उसको अलग हम लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो था, लेट्स से आपको प्रोजेक्ट दिया था कुछ फर्नीचर बनाने का, फर्नीचर बना दिया, बेच दिया, 6 महीने से पहले वो काम ख़त्म हो गया, राइट। कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हेंस टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। दूसरी चीज़, टाइम 6 महीने का था, 6 महीने ख़त्म हो गए, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, दोबारा से रिन्यू हो सकता है, प्रोवाइडेड बोथ द प्रिंसिपल एंड सेम एजेंट आर अग्रीइंग टू इट। ठीक है। नेक्स्ट, डेथ और इंसैनिटी। डेथ और इंसैनिटी ऑफ एजेंट और प्रिंसिपल, डेथ और इंसैनिटी ऑफ एजेंट और प्रिंसिपल। एजेंट की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स एंड हो गया, ठीक है। इनसेन हो गया एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर।
आपने एजेंट अपॉइंट किया था टू सेल अ हाउस, हाउस इज ऑन फायर, हाउस ही ख़त्म हो गया, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, नाउ द हाउस कैन नॉट बी सोल्ड। तो एजेंट को जिसको अपॉइंट किया था आपने वो घर बेचने के लिए, उसका तो पर्पस ही ख़त्म हो गया। द सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट देयर, तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट भी क्यों ही होगा, राइट? When principal and agent becomes alien enemy, when principal and agent becomes alien enemy, तब भी आपका contract of agency is terminated. When the principal and agent become alien enemy, then also your original contract of agency is terminated. ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, राइट? ऑल राइट, एजेंसी में कोई डाउट है, हरिया पूछ लो। नेक्स्ट, इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी के अंदर लिख लो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, राइट? कंटिंजेंट का क्या मतलब होता है? डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है? मेकिंग गुड फॉर द लॉस। so that the party is in the position of, is in the state where it was before happening of that event, right? Making good for the loss in such a way that the party is in the original position before the loss happened. जैसे कि एग्जाम्पल इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस लिया, हाउस इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जो भी आपने इंश्योरेंस लिया, क्यों लिया? हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट से प्रोटेक्ट होने के लिए, राइट? हाउस में कुछ भी गड़बड़ होती है, दैट इंश्योरेंस कंपनी विल बी पेइंग। पे करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? so that the person is in the original state before the loss happened, right? So this is the indemnity contract. One example of it is insurance contracts, right? Indemnity का मतलब making good for the loss, कुछ गड़बड़ होती है, somebody is there to आपकी भरपाई करने के लिए, somebody is there. Who? Here insurance company. You are the insurance holder, hence you are the indemnity holder. Purpose क्या होता है? Make sure that the party is in the original state before the loss happened. ठीक है? इस केस के अंदर एक प्रॉब्लम होती है which is of moral hazard. प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हजार्ड, क्या आपको पता है सब कुछ प्रोटेक्टेड है तो आप सब कुछ बहुत कैजुअली लेते हो, राइट? मॉरल हजार्ड, क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी अगर हो भी रही है डैमेज तो मिल जाएगा पैसा, गाड़ी चलाते टाइम भी यू आर नॉट केयरफुल कि मिल तो जाएगा पैसा,
राइट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ओके, तो ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। इस प्रॉब्लम को अकाउंट करने के लिए आपको क्लेम 100% नहीं मिलता, कुछ परसेंटेज कट के मिलता है ताकि आपके पॉकेट से भी कुछ पैसा जाए। ठीक है, एक केस था कि देयर वाज अ इंश्योरेंस कंपनी जिसने क्लेम जिसने किया उस पर उसने केस कर दिया दैट गूगल मैप्स पे तो नहीं दिखा रखा कि ये पर्सन वहाँ पे था, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। सो ऑल द थिंग्स स्टेटेड बाय द पर्सन हु इज क्लेमिंग द इंश्योरेंस क्लेम आर फॉल्स, ये कंपनी ने बोला ऑन द बेसिस दैट गूगल मैप्स में तो उसने नहीं दिखाया, जीपीएस पे नहीं दिखा रखा, सॉरी जीपीएस पे ट्रैक नहीं हो रहा कि इसकी लोकेशन उस टाइम पे वहाँ पे थी जो कि इसने बताया। तो दैट पर्सन सेड कि मैं फ़ोन नहीं लेके गया था, राइट, मेरा फ़ोन किसी और के पास था। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि मैंने जीपीएस लोकेशन ट्रैकर ऑन नहीं करा हुआ, राइट। तो कंपनीज हाँ डिनाई कर सकती हैं काफ़ी सारे पॉइंटर्स पे, बट देन द क्लेम जो मांग रहा है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि दे आर एक्चुअली सेइंग व्हाट इज, मतलब वो ट्रू फैक्ट्स को स्टेट कर रहे हैं, राइट। मना कर सकती है कंपनी एस, ठीक है। Contract of guarantee, 3 parties are there. Principal, debtor, creditor, surety. Assume you are the principal debtor. Assume bank is your creditor, जिसने आपको उधार दिया है, and I am your surety. 3 पार्टी होती हैं गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में। पहली पार्टी जो उधार ले रही है, फॉर एग्जाम्पल यू पीपल, आप उधार ले रहे हो बैंक से, बैंक इज़ द क्रेडिटर जो आपको लोन दे रहा है। लेट्स से आई एम योर श्योरिटी, बैंक ने बोला है कि मैं आपको उधार तो दे रहा हूँ बट आई नीड समबडी हु कैन गारंटी इन केस यू डू नॉट पे। तो आप मुझे पकड़ के लेके आए कि मैम आप मेरे गारंटर बन जाओ। आई सेड ओके, ठीक है, तो आई एम योर श्योरिटी, ठीक है। ये 3 पार्टीज़ हैं यहाँ पे। इसके अंदर आगे लिखो, देर आर 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, देर आर 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, देर आर 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर, आपके और बैंक के बीच तो है ही, आपके और मेरे बीच भी है, राइट, आपके और मेरे बीच भी है, एंड बैंक ऑल्सो नोज दैट आई एम द श्योरिटी, ठीक है। श्योरिटीज लायबिलिटी, क्या है श्योरिटी की लायबिलिटी? मेरी लायबिलिटी क्या है? श्योरिटी को हम गारंटर भी बोल सकते हैं, श्योरिटी को गारंटर भी बोल सकते हैं कि ये गारंटी दे रहे हैं, राइट। क्या लायबिलिटी है श्योरिटी की? नंबर 1 सेकेंडरी इन नेचर, सेकेंडरी इन नेचर, secondary in nature. Number 2, creditor can directly sue the surety, creditor can directly sue, sue मतलब filing a case, creditor can directly sue the surety in case principal debtor fails to repay,
Creditor can sue the surety in case principal debtor fails to repay. Next, creditor sues the surety first. Creditor sues the surety first. Creditor sues the surety first, and then resorts to the collateral if any. And then resorts to the collateral, गिरवी जो रखा हुआ है. पहले बैंक मुझे स्यू करेगा, मैं भी पे नहीं करती हूँ तो कोलैटरल के पास जाएगा. कोलैटरल इज समथिंग दैट यू हैव केप्ट एज अ मोर्टगेज, समथिंग दैट यू हैव प्लेज्ड इन रिटर्न ऑफ लोन. ठीक. नेक्स्ट, श्योरिटी विल नॉट बी लायबल इफ guarantee is obtained by misrepresentation or fraud. Surety is not liable if guarantee is obtained by misrepresentation or fraud. मुझसे झूठ बोल के, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे के मुझसे गारंटी ली गई है तो आई विल नॉट बी लायबल. ओके. नेक्स्ट, discharge of principal debtor by insolvency does not discharge the surety. Discharge of principal debtor by insolvency does not discharge the श्योरिटी, क्योंकि यही तो काम है श्योरिटी का. अगर प्रिंसिपल डेटर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं पैसा पे कर ही नहीं पाऊंगा, आई एम इनसॉल्वेंट, मेरे पास इतना कैश ही नहीं है, देन कम्स द रोल ऑफ श्योरिटी. दैट पर्सन विल बी पेइंग. ठीक है. ये नहीं कि आप प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो श्योरिटी भी कुछ नहीं पे करेगा. यस यस. इस केस के अंदर इन दोनों का देन अलग कॉन्ट्रैक्ट चलेगा. राइट. मेरा आपके साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, मुझे बैंक को पैसा देना पड़ेगा बिकॉज आई एम द गारंटर. ठीक है. प्रोवाइडेड आपने मुझसे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करके गारंटी नहीं ली है. राइट. देन हम दोनों की अलग डीलिंग चलेगी. मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगी, मैं आपके प्रॉपर्टी कुछ बोल सकती हूँ कि इसको ख़त्म करके मुझे दो पैसा, कम इंटरेस्ट कर सकती हूँ, टर्म्स रिवाइज कर सकती हूँ. ठीक है. श्योरिटी लायबिलिटी के अंदर लास्ट, श्योरिटी इज नॉट लायबल इफ material alterations are made without his knowledge. If material alterations are made without his knowledge. आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, यू आर द प्रिंसिपल डेटर, आई एम द श्योरिटी. राइट. आफ्टर वी हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, आपने मुझे बोला था कि आपको हम 5 लाख तक के लिए गारंटर बना रहे हैं. राइट. आई सेड ओके, 5 लाख तक का आई विल बी गारंटिंग योर पेमेंट. आपने एक और ज़ीरो बाद में ऐड कर दी. Right. This is the material alteration that you have made to the contract without my knowledge. तो I will discharge my contract. कि नहीं मुझे पता ही नहीं था ये ऐसा हुआ है. ठीक है. Provided I have the photocopy of the original contract, तभी तो मैं बता पाऊँगी. Guarantee can be of continuing in nature.
गारंटी कैन बी ऑफ कंटिन्यूइंग इन नेचर। एक गारंटी होती है कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मैं गारंटर हूँ, एक है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैं गारंटर हूँ। कंटिन्यू के अंदर भी दो पार्ट हैं। आई कैन बी योर गारंटर लेट्स से फॉर ₹5 लाख। आप ये 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख करके लो उधार पे, या एक साथ 5 लाख ले लो, राइट। आई कैन गारंटी 5 लाख का अप टू लोन फॉर यू। या फिर मैं टाइम पीरियड के लिए गारंटर बन सकती हूँ कि फॉर ऑल दी डेट्स, फॉर ऑल दी उधार, फॉर ऑल दी लोन दैट यू विल टेक इन द पीरियड ऑफ 2 years, आई विल बी गारंटिंग देम। तो कंटिन्यू गारंटी कैन बी फॉर अमाउंट और द टाइम पीरियड। 5 लाख तक की मैं गारंटी ले रही हूँ, आप इस 5 लाख को 2-2 लाख करके लो, 1 लाख करके लो, या एक साथ ले लो, या फिर 2 साल में आप जो भी उधार लोगे उसकी मैं गारंटी लेती हूँ। दिस इज कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। लास्ट चीज लिख लो, राइट्स ऑफ श्योरिटी। राइट्स ऑफ श्योरिटी नंबर 1 अगेंस्ट क्रेडिटर। राइट्स ऑफ श्योरिटी नंबर 1 अगेंस्ट क्रेडिटर, इसके अंदर लिखो श्योरिटी कैन क्लेम द कोलैटरल। श्योरिटी कैन क्लेम द कोलैटरल आफ्टर पेइंग द डेट इन फुल। श्योरिटी कैन क्लेम द कोलैटरल आफ्टर पेइंग फॉर द डेट इन फुल। आपने जो उधार लिया था बैंक से, उसमें कुछ गिरवी रखा था, वो गिरवी अब मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। I will step into the shoes of creditor now. I take that collateral and I can use that collateral after I have paid the debt in full, after I have paid your debt in full, ठीक है। Surety is right against principal debtor. Surety का right against principal debtor, इसके अंदर लिखो श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, ब्रैकेट में लिखो सबरोगेशन, ब्रैकेट में लिखो सबरोगेशन। Stepping into the shoes of creditor is subrogation, right? Me stepping into somebody else's shoes and claiming all the rights that they previously had is subrogation, right? Surety can sue principal debtor. Surety can sue principal debtor, क्यों? क्योंकि मेरे और आपके बीच अलग कॉन्ट्रैक्ट बना है। आप अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आई कैन स्यू यू। हम दोनों ने अग्री करा था, लेट्स से आपने बैंक से उधार लिया था एट द रेट ऑफ 12%। हमने बोला कि चलो हमारे टर्म्स ठीक है, आई विल गिव यू 8% के हिसाब से, आउट ऑफ पॉकेट मेरे जा रहा है, ठीक है, राइट। तो अब आप मुझे 8% नहीं दे रहे हो या फिर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहे हो, तो आई कैन स्यू यू, ठीक है। नेक्स्ट, right of surety against co-sureties। आपके लिए 2 को-श्योरिटीज़ हैं। आपका 5 लाख का उधार 2 लोगों ने डिवाइड करा है कि मैं 2 लाख दूंगी और दूसरा कोई 3 लाख देगा, राइट। तो जो अग्री हुआ है उसके हिसाब से अगर मैंने अभी पे कर दिया सारा 5 लाख, तो
आई कैन गेट 3 लाख फ्रॉम दी अदर को श्योरिटी। ठीक है, अगर कोई टर्म्स नहीं है को श्योरिटीज़ के बीच तो इक्वली डिवाइड होगा, ये अज्यूम हम करेंगे। मैंने सारा 5 लाख दे दिया है, मेरे साथ एक और को श्योरिटी था तो मैं उससे 2.5 लाख रुपए ले लूँगी। ठीक है, ओके। ऑल राइट, Indian Contract Act with the special contracts done. From the next class we'll be starting with Sales of Goods Act. Hopefully we will also end Sales of Goods Act in the next class. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही सबसे बड़ा एक्ट था, बाकी सब इतने बड़े नहीं हैं। ठीक है, एक एक क्लास में हो जाएंगे। अटेंडेंस शीट जिससे नहीं भरी है, यहाँ पे शीट है। रिलेशन हो या आउटसाइड, ऐसा केस में एप्लीकेशन है ही नहीं ना, मतलब रिलेटिव भी है तो भी ऐसा कुछ नहीं है। ये डाउट कहाँ से आया, उसके पीछे का बैकग्राउंड तो पहले मैं वही सोच रही हूँ कि जैसे कि बैंक का केस नहीं है या लेट्स से बैंक का केस भी है तो सपोजली मेरी मम्मा मेरी श्योरिटी बन जाती है, तो उनके क्रेडेंशियल्स, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो मेरे साथ एक प्रिंसिपल लेटर के साथ बनेगा, एक क्रेडिट बैंक के साथ बनेगा और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा, और 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। उस केस में मेरी मम्मा ने अगर नहीं किया तो फिर वो लाइबल हो गई। देखो जब भी एजुकेशन लोन